सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 16 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया था और उसका पुशअप सीरीज कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो खुद का ऐप है मार्क्स अप, उस पे हमारा एक प्यारा सा क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था जिसका नाम था सिग्मा स्टार पीसीबी क्रैश कोर्स और वो नीट 2021 के बच्चों के लिए था और एक अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया गया था ₹2497 ओनली। जल्द ही इसका हमारा सिग्मा स्टार 2.0 आने वाला है, सिग्मा स्टार 2.0, क्योंकि ये बैच जो है वो ऑलरेडी 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका था। इसे लगभग 2 महीने हो चुके हैं तो बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो उन बच्चों के लिए सिग्मा स्टार 2.0 आ रहा है जो बच्चे ये बैच नहीं लिए थे, क्योंकि बैच बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ और अभी भी वो लेना चाहते हैं। तो सर वो बोलते हैं कि सर बहुत सारा कुछ कंप्लीट हो गया तो थोड़ा प्राइस घटा दो। तो भाई एक नए प्राइस पे हमारा जो है वो सिग्मा स्टार 2.0 लॉन्च होने वाला है। इसमें हमारे अजय यशपाल सर जो कि बंसल क्लासेज के एचओडी रह चुके हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। नितेश देवनानी सर हमारे जो आकाश इंस्टीट्यूट में फैकल्टी रह चुके हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारे रोहित अग्रवाल सर फिजिक्स विजार्ड आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और हमारे नन्हे मुन्ने से प्यारे से विपिन कुमार शर्मा सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलती हैं, लाइव लेक्चर्स भी मिलती हैं, डीपीपीज मिलता है, उसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदो तो टेस्ट सीरीज आप अलग से खरीद सकते हो ₹999। ठीक है, तो अगर अब चाहते हो लेना, अभी तक नहीं लिए हो, तो सिग्मा स्टार 2.0 जल्द ही लॉन्च होने वाला है। देखो कितने प्राइस पे होता है, प्राइस इससे बहुत कम होने वाला है। तो अगर इनरोल करना ही चाहते हो तो उसमें इनरोल कर लेना अगर मन हो तो। सर कैसे होगा जरा ये बताना। अपना मोबाइल उठाना, ठीक है, और मोबाइल में प्ले स्टोर खोलने के बाद मार्क्स अप लर्निंग ऐप सर्च करना। जैसे ही मार्क्स अप लर्निंग ऐप सर्च करोगे आपको ऐसा कुछ खुलता हुआ मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जैसे ही ऐप खोलोगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको नजर में आएंगे। ठीक है, टॉप पर ही, ठीक है, आपको हमारा ये ₹2497 का ही कोर्स मिल जाएगा। हमारी रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ₹999 की। तो आप अगर आपको जो भी लेना है आप अपने मन से ले सकते हो, बेनिफिशियल होगा। और जो टेस्ट सीरीज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी हमारा वीडियो लॉन्च पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो पूरा लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी के इस पॉइंट्स को आपने स्केप कर दिया। भाई मैंने इसलिए स्केप कर दिया ना क्योंकि वो नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी अगर कोई जेई का एस्पिरेंट है तो उसको पढ़ने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं भी जेई का एस्पिरेंट ही था। ठीक है, तो मुझे पता है कि जेई के एस्पिरेंट्स को क्या पढ़ना है और नीट के एस्पिरेंट्स को क्या पढ़ना है। तो जेई के एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, इसलिए एनसीईआरटी के उन पॉइंट्स को मैं स्केप कर देता हूं क्योंकि वो जेई के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ना कि नीट के बच्चों के लिए। इसलिए अपने टीचर पे भरोसा रखो। अगर एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स में स्केप मार रहा हूं ना भाई, मतलब वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं जितना बोल रहा हूं ना, जितना लिख रहा हूं, जितना हाईलाइट कर रहा हूं, जितना समझा रहा हूं, उतना नोट्स में डाल देना, उड़ा दोगे पेपर, देख लेना, पक्का पेपर उड़ा दोगे। तो टीचर पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रख करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में हमको किसके किसके बारे में पढ़ना है? फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। इसमें से जो एस्टाटीन होता है ना वो रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये आपको याद रखना है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, वो है एस्टाटीन। और मजे की बात क्या है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है इस स्लाइड में। पूरा जो स्लाइड है वो नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं हर लेक्चर में बोलता हूं। जितना अंडरलाइन कर रहा हूं, जितना हाईलाइट कर रहा हूं, जितना बोल रहा हूं, जितना समझा रहा हूं, उतना नोट्स में डाल लो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और इसके ऑकरेंस के बारे में देखना है। ऑकरेंस के बारे में आपको समझना नहीं है ज्यादा, बस ये देखना है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स मेनली कौन से कंपाउंड्स में पाए जाते हैं और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्लोरीन होता है वो एटमॉस्फेयर में इट इज मेनली प्रेजेंट एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, मतलब ऐसे फ्लोराइड के कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जो कि मोस्टली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरस्पार जिसका फॉर्मूला होता है CaF2, क्रायोलाइड जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। देखो इसमें भी फ्लोरीन है और इसमें भी तुम्हारा फ्लोरीन है। एंड फ्लोरापेटाइट जिसका फॉर्मूला है Ca3PO4 2.CaF2। तो सर क्या है आपको ये याद रखना है? हाँ बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि एक एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि बताओ भाई
फ्लोरापेटाइट का कौन सा फॉर्मूला है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चे बाप रे बाप कहां से क्वेश्चन आ गया भाई, अरे भाई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं थे तो ये सारा आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। और मजे की बात क्या है कि अगर एक और मैं फॉर्मूले की बात करूं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है कैरनालाइट, दैट इज KCl.MgCl2.6H2O। अब इसमें मैं क्या समझाऊं भाई, आपको कैरनालाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो कैरनालाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KCl.MgCl2.6H2O। और यहां से क्या पूछा गया था कि जो फ्लोरीन होता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स में से, वो मेनली कौन से फॉर्म में पाया जाता है, तो मेनली पाया जाता है इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में। याद रखना कि इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ याद रखना होता है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें ही होती हैं जिनको हमको समझना होता है, इसलिए बहुत सिलेक्टिव होकर पढ़ोगे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी इनऑर्गेनिक अच्छी भी लगेगी, अच्छी नोट्स भी बनेंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। याद रखो कि मैं जो भी आपको इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ा रहा हूं, अगर आप इनऑर्गेनिक का एक एक लेक्चर देख लोगे, एक एक लेक्चर, ये नहीं कि बस एस ब्लॉक देख लिए, एक एक लेक्चर तुम देख लिए, साथ ही साथ पुशअप सीरीज लगा लिए और उसके बाद पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, उसमें कोई नए पॉइंट्स मिलेंगे तो उसको नोट्स में डाल लिए, तो यकीन मानो जो नीट में आएगा उसमें से 99% जो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होगा आप सॉल्व करके आओगे, देख लेना, ठीक है। आने दो पेपर देने के बाद सब कुछ सॉल्व करके देंगे। अरे बोलो झमाझम, हम तो सर आपके स्टूडेंट हैं, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, आप पे भरोसा है सर, ठीक है। अगर कुछ मैं स्किप कर रहा हूं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखना कि वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नीट के बच्चों के लिए। तो कमेंट मत किया करो, आपको हर लेक्चर में बताता हूं भाई ये सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए है। तो एनसीईआरटी के अगर कुछ मैं स्किप कर रहा हूं तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ठीक है, या फिर क्लोरीन की बात करूं, किसी भी ग्रुप 17 एलिमेंट्स को देखूं तो उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो NS2NP5 होता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2+5 दैट इज 7। मतलब अगर इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना भाई तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कैसे मजा आ जाएगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, इसलिए भूखा होता है कि हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर लिया तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है हैलोजेंस की। अब अगर मैं आयनेशन एंथैल्पी की बात करूं so they have very little tendency to lose electron, thus they have very high annihilation enthalpy। अरे भाई अभी मैंने बताया 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि हमको ऑक्टेट मिल पूरा हो जाए और हम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। अरे भाई ये चाहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन और मिल जाए मेरे को, तो अपने में से खुद से इलेक्ट्रॉन कभी निकलने देगा का, नहीं निकलने देगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 बिस्किट है, तुमको 2 बिस्किट चाय में खाना है, ठीक है, और तुमको एक और बिस्किट की जरूरत हो रही है, एक और बिस्किट मिल जाता तो मजा आ जाता, मतलब 3 बिस्किट हो जाते। तो तुमसे भाई तुम चाहते हो कि 3 बिस्किट हम चाय के साथ खाए, तुम्हारे पास 2 है तो तुमसे बोलेगा वो 2 में से एक बिस्किट हुआ दे दो, तो तुम दे दोगे क्या, नहीं दोगे। उसी तरीके से जो हैलोजेंस होते हैं वो बोलते हैं हमको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है भाई अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन और काहे दे, तो वो नहीं देता है। इसलिए दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड सो दे हैव वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी। अरे बोलो झमाझम, बोलते रहो एकदम झमाझम, ठीक है। चलो एकदम एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो बस आपको इतना समझना है कि जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो उसकी ऑक्टेट पूरा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है हैलोजेंस की, इसलिए हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स में एक सिंगल पीरियड में जाओगे तो उसमें जो हैलोजेंस की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, क्योंकि हैलोजेंस के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया। चलो इतना हमको समझ में आ गया, ठीक है। इस स्लाइड में बस इतना ही देखना था, बढ़ते हैं आगे। अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सर पूरा स्लाइड हुआ छोड़ दिए सर, अरे भाई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, समझो। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ना है तो उन बच्चों के लिए लेक्चर नहीं है। आप कमेंट मत करो, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर कुछ मैं एनसीईआरटी की लाइन से सेव कर रहा हूं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपने आपको अपने टीचर पर भरोसा नहीं है
तो आप एनसीईआरटी खोलो और उसको पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ निट में वो नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे ये देखो, ये लाइन मैंने स्किप किया, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट था, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। लेकिन ये मैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता। कोई भी चीज मैं बता चुका हूँ तो उसको मैं दोबारा रिपीट क्यों करूं भाई, ठीक है, क्योंकि टाइम यहां से जाता है बताने में। तो इसीलिए बोलता हूं कि देखना तो हर एक लेक्चर देखना, नहीं देखना हो तो कुछ भी मत देखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कि हैलोजन एलिमेंट्स जो होते हैं, मतलब जो हैलोजेंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं। जो हैलोजेंस होते हैं उसमें जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन होता है वो गैस होता है, जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड जनरली। तो आपसे ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि बताओ हैलोजन एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रोमीन। आप क्या बोलोगे, ब्रोमीन। और जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, क्योंकि हैलोजेंस के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि सनलाइट से जो भी रेडिएशंस निकल के आते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता क्या है कि जो हैलोजेंस के आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं, और जैसे भी एक्साइटेशन हुआ आउटर इलेक्ट्रॉन्स का और वो वापस दोबारा आया, ठीक है, तो क्या होता है, रेडिएशंस इमिट होती हैं, उस रेडिएशन इमिट होती हैं तो वहां से कलर प्रोड्यूस होता है। ये सर आप पहले भी बता चुके, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको भी जरूर लिख लेना। तो हैलोजेंस आर कलर्ड बिकॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन विजिबल रीजन व्हिच रिजल्ट्स इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल, अभी मैंने बताया। अच्छा, अगर मैं कलर की बात करूं तो जो हमारा F2 होता है वो येलो कलर का होता है, Cl2 जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, इंपॉर्टेंट है ये सब। Br2 जो होता है वो रेड होता है, एंड जो I2 होता है वो क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। ये कलर भी इंपॉर्टेंट है, कलर आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें से जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन होता है वो वाटर में बहुत अच्छे तरीके से सोलुबल होता है, लेकिन जो ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है दे आर ओनली स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर, दे आर ओनली स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेरिंगली सोलुबल क्या होता है, आने के इक्विलिब्रियम में बता। मैं बार बार बोलता हूं, मेरा हर एक लेक्चर देखना, सारे लेक्चर्स मेरे इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, सारे लेक्चर्स मेरे इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। बहुत छोटा चैप्टर है भाई, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, अगर आपको पता है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं F2, Cl2, Br2 एंड I2 की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की बात करूं, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं यहां पे कि जैसे F है तुम्हारे पास, Cl है तुम्हारे पास, Br है तुम्हारे पास और I है तुम्हारे पास, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में किसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, आपको ये ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन तीन को देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमको एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इन तीनों को देखता हूं तो होता क्या है कि जो क्लोरीन और क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या होता है, क्लोरीन होता है, ये तो हमको पता है। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़ के रखता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको बहुत तेजी से पकड़ के रखता है। तो जो क्लोरीन क्लोरीन का जो बॉन्ड और मतलब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो ज्यादा होता है इन दोनों से, क्योंकि ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड पेयर को बहुत तेजी से पकड़ के रखता है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब तो इस तरीके से जो फ्लोरीन होता है वो तो सर क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये भी बहुत तेजी से पकड़ के इसको रखना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन में एक्सेप्शन देखा गया कि जो फ्लोरीन का साइज होता है ना भाई, वो बहुत ही स्मॉल होता है। स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, इसके पास जो लोन पेयर्स होते हैं, कम स्पेस है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R से, अगर R कम है तो F ज्यादा होगा। तो छोटे साइज होने के वजह से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होते हैं इन दोनों के बीच में वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इन दोनों फ्लोरीन में झगड़ा है कि हम दोनों छोटे छोटे हैं और हम दोनों के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो ऑलरेडी दूर भागना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वो पहले से ही दूर भागना चाहते हैं और तुम अलग से एनर्जी दोगे उनको तोड़ने के तो वो जल्दी से टूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो क्लोरीन से भी कम होता है और ब्रोमीन से भी कम होता है। मतलब जो तुम्हारा ऑर्डर देखा गया वो ये ऑर्डर देखा गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन
एंड आयोडीन आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, नोट कर लेना। ये जो पैराग्राफ में लिखा है मैंने वही समझा है, इसलिए मैंने जो बोला है और जो समझाया है उसको अपने लैंग्वेज में नोट्स बना लो। हमेशा कोशिश करो कि खुद के नोट्स प्रीफर करो। ये बच्चे बोलते हैं अरे सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, एनोनेट क्या बोलते हैं इसको, एनोनेट बोलते हैं भाई, एनोनेट पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। सर कोई चैनल बता दीजिए जहां पे सर हम आपके नोट्स मिल जाए। भाई वैसे नोट्स आपके लिए 100% बेनिफिशियल नहीं होंगे, क्योंकि खुद से नोट्स बनाओगे तो नोट्स रिवाइज करने में भी आसानी होगा कि हाँ सर ने ये बताया था और मैंने ऐसे नोट किया था और मुझे ऐसे रिवाइज करना चाहिए। यहाँ से ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है, देखो बीच बीच में बोलते हो कि सर बहुत कुछ बोलने लगते हो आप, इसलिए बोलता हूँ ना भाई, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ते का निकल मैं नहीं किया। अरे भाई किस तरीके से पढ़ना है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो इसमें जो फ्लोरीन होता है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन बाकी जो हेलोजेंस होते हैं वो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो बस ये नोट करना है, इसमें मैं क्या समझाऊं आपको। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। साइज छोटे होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। जो फ्लोरीन होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देखो, उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं और डी ऑर्बिटल्स नहीं होने के वजह से ही क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से ही क्या होता है कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ -1 और +1 ही होता है। और तो और उसके छोटे साइज होने की वजह से और बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। और तो और जो तुम्हारा फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, और वो ऑक्सो एसिड कौन सा है, वो है तुम्हारा HOF। HOF में फ्लोरीन का जरा निकालना तो क्या होगा, फ्लोरीन का बताओ कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का इसका -2 होता है, इसका +1 होता है, तो +1 -2 + x = 0, तो यहाँ से x = हो गया +1। एक ये ऐसा लौता कंपाउंड है जिसमें कि जो फ्लोरीन है उसका तुम्हारा क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ठीक है, मतलब लौता ऑक्सो एसिड है, सॉरी लौता ऑक्सो एसिड है। ठीक है, तो फ्लोरीन -1 एंड +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। और फ्लोरीन एक ऐसा हाइड्राइड बनाता है दैट इज HF, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी जो कि लिक्विड होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जब फ्लोरीन होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग जब बनाता है उसका वाटर में डाल दोगे तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से जब ये H से जुड़ा होता है, तो हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर पार्टिसिपेट कर गया तो वो जनरली लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इसलिए जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है दैट इज HF जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रीजन पूछा जाता है। बाकी जितने भी हाइड्रोजन हेलाइड्स होते हैं वो सारे गैसेज होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड ही होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जो जो बोल रहा हूं, जो जो लिख रहा हूं, जो जो हाईलाइट कर रहा हूं, सब कुछ उतना ही नोट्स में डालना, कुछ भी स्केप मत करना। खासकर जो जो बोलता हूं उसको नोट्स में डाल दिया करो। बहुत सारे बच्चे अपने नोट्स जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, सर कैसे नोट्स है, तो देखो मैं उनको बताता हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत अच्छे हैं। जेन्युइन अगर क्वेश्चन पूछोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अब बोलोगे हाय सर, हेलो सर, अरे सर ई कैसे सर और क्या क्या बना, मैं लेक्चरवा में क्या करता हूँ भाई, यही तो बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। आपको मैं बताता हूँ लेक्चर देखो, नोट्स देखो, पुशअप सीरीज, PYQ, वो देखते नहीं हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, अरे सर का पढ़े का लगा ले सर, आ जा 600 से ऊपर। अरे भाई सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप टाइम मैनेजमेंट भी तो देखो। मान लो पूरा पढ़ लिए सिलेबस, पूरा आपको नीट का पेपर 720 में 720 आता है, लेकिन 3 घंटे में आप अटेम्प्ट करो 50 क्वेश्चन, तो क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से। कोई भी टेस्ट सीरीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो लेकिन टेस्ट दो, उससे टाइम आपका सुधरेगा। ठीक है, और आपको बताता हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या पढ़ना। 50 बुक बनाओगे, 50 मॉड्यूल अभी बनाओगे ना भाई तो कुछ नहीं होगा, एकदम माथा इसे इसे पीट लोगे और बोलोगे सर गलती कर दिए। सिर्फ एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी। अभी 2 महीने बचे, मेरे लेक्चर्स देखो, नोट्स, पुशअप सीरीज एंड PYQs, और कुछ नहीं, और टेस्ट सीरीज, और कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारा टेस्ट सीरीज वैसे काफी अच्छा है,
ठीक है, वहां जो फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ वहां पे, फिजिक्स का वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, वहाँ फिजिक्स का पेपर मैं डिजाइन करता हूँ और वीडियो सोल्यूशन में मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने टेस्ट सीरीज में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के बारे में। जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्राइड बना लेते हैं, ठीक है। उन हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं, सब क्या देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देखते हैं। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो इसमें सब में तुम्हारे पास क्या हाइड्रोजन है, HF, HCl, HBr एंड HI। तो जाहिर सी बात है जो जितना जल्दी H+ दे सकता है उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो फ्लोरीन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस हाइड्रोजन को बहुत तेजी से पकड़ के रख पाता है, मतलब कि अपना हाइड्रोजन जल्दी छोड़ता नहीं है, इसलिए क्या होता है वो सबसे कम लेस एसिडिक होता है। और आयोडीन जो होता है इन सब में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन को बहुत ही लूजली बाउंडेड रखता है, तो H+ को यहां से निकालना ज्यादा आसान होता है, इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो ये होता है, ठीक है। HI अपना H बहुत अच्छे से दे सकता है, इतना H+ अच्छे से दे सकता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अब मजे की बात क्या है कि फ्लोरीन अगर इस बॉन्ड को बहुत तेजी से पकड़ के रखा है तो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हाँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं तो ये ऑर्डर फॉलो होता है, क्योंकि फ्लोरीन इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड को बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा, मतलब कि इस बॉन्ड को बहुत तेजी से बना के रखेगा हाइड्रोजन के साथ, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे देख लेना क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सर ये पूरा नोट करे क्या सर, अरे नहीं भाई, ये नोट नहीं करना है, समझ गए। आपको क्या करना है, जो बस जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, बस उतना ही। अरे सर हम समझ चुके हैं, हम समझ चुके हैं सर, ठीक है, हम नोट्स बना लेंगे सर। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, मुझे पता है कम से कम मैं 2000 बच्चों को, ऐसे 2000 बच्चों का मुझे नाम याद हो चुका है, ठीक है। 2000 बच्चों, उसमें से 2000 बच्चे रेगुलर हैं, क्योंकि पुशअप सीरीज में मैं देखता हूँ 2000 व्यूज तक ही आते हैं, भले ही मेरे लेक्चर में 50,000 व्यूज आ जाए, लेकिन पुशअप सीरीज में 2000 बच्चे हैं। ये हमको पता है कि जो रिजल्ट वही बच्चे लेके आने वाले हैं जो मेरा पुशअप सीरीज देखते हैं, मतलब 2000 बच्चे। और इसमें से लगभग भाई 100 ऐसे बच्चे हैं, 100 बच्चे, सबके कमेंट्स में देख चुका हूँ। लास्ट ईयर के जो भी मैंने, लास्ट ईयर का जो मैंने फिजिक्स का कोर्स दिखाया, फिजिक्स क्रैश कोर्स मैंने करवाया था, केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैंने करवाया था, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक का, लगभग 100 बच्चों का मैंने कॉपी में अपने नोट करके रखा है नाम। ये 100 बच्चे ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक सीरीज मेरा देख ही रहे हैं, पुशअप सीरीज देख ही रहे हैं, लास्ट ईयर का उन्होंने पूरा फिजिक्स का क्रैश कोर्स देखा है मेरा, लास्ट ईयर का पूरा केमिस्ट्री क्रैश कोर्स देखा है उन्होंने, फिजिकल केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये तो देख ही रहा है। वो 100 बच्चे देखना फोड़ के आएंगे, फोड़ फाड़ देंगे, देख लेना भाई, पक्का फोड़ फाड़ दोगे भाई। जो बच्चे नहीं देखे वो जाके देखो, बहुत अच्छी सीरीज थी भाई, ऑनेस्टली देख लोगे तो पछताओगे नहीं भाई, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो तो ऑक्साइड्स बनाते ही हैं, लेकिन उसमें से बहुत ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं। जैसे फ्लोरीन सिर्फ 2 ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F2। इन दोनों में से एक ही जो होता है वो थर्मल स्टेबल होता है। कौन सा, OF2। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि फ्लोरीन का ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो कि 298 केल्विन पे क्या होता है, थर्मली स्टेबल होता है, तो वो होता है OF2। क्या होता है, OF2। और ये दोनों जो है, दैट इज OF2 एंड O2F2, दोनों बहुत ही ज्यादा भयंकर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स क्या होता है, जो F2 मतलब फ्लोरीन को सप्लाई करे। इसमें से जो O2F2 है ना भाई, O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 में कन्वर्ट कर देता है। प्लूटोनियम मतलब तुम्हारा क्या, Pu को। और ये जो रिएक्शन है वो हेल्प करता है न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम को निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल्स में अगर प्लूटोनियम रख गया ना भाई तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, तो रिएक्शंस के बाद प्लूटोनियम को निकालना पड़ता है, तो उसको इजिली नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन PuF6 को इजिली निकाल सकते हैं। तो करते क्या है भाई, उसमें O2F2 फेंक देते हैं, वो प्लूटोनियम को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और PuF6 में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से हम लोग प्लूटोनियम को न्यूक्लियर फ्यूल से निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताओ ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन फ्लोरीन का
जो कि न्यूक्लियर फ्यूज में से प्लूटोनियम को निकालने में मदद करता है। तो वो कौन सा है? O2F2 है। देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो सोचते बाप रे बाप, मिटवा में तो आ गया, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर हम आपके स्टूडेंट हैं, एकदम झमा झम करके फाड़ दिए सर। ठीक है, एकदम फाड़ फोड़ दोगे इस बार, देख लेना, सबको फाड़ फोड़ के आना, एकदम मजे की तरह पढ़ो, एकदम मजा लेके पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक, क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें तो क्लोरीन के मेनली जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होता है Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। इसमें से जो ClO2 होता है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। ClO2 जो होता है इसमें से, वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे होता है सर? वो अभी कोई जरूरत नहीं है जानने की, नोट्स में लेकिन डाल लेना। और ये पैरामैग्नेटिक होता है, और तो और क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एंड दे आर टेंड टू एक्सप्लोड। मतलब थोड़ा सा उनको चिंगारी मार दो तो बूम हो जाएंगे। एंड इसमें से जो Cl2 होता है, दिस इज यूज्ड एज एन ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। आपको कैसे अब ब्लीचिंग एजेंट होता है और कैसे वाटर ट्रीटमेंट में यूज करना है वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्लोरीन ऑक्साइड्स में आपको Cl2 के बारे में पढ़ना है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है और वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्रोमीन ऑक्साइड्स की बात करूं तो ब्रोमीन ऑक्साइड जो मेनली होते हैं वो क्या होते हैं? Br2, BrO2 एंड BrO3। और जितने भी हेलोजन ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो लिस्ट स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये भी बहुत ही भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब अगर मैं आयोडीन के ऑक्साइड्स की बात करूं तो आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं I2O4, I2O5 एंड I2O7। और ये सभी जो ऑक्साइड्स होते हैं आयोडीन के, वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और अगर इनको हीट दे दो तो सभी डिकम्पोज कर जाते हैं। इसमें से जो I2O5 होता है ना भाई, वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड दिस इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। I2O5 का जो हमारा रिएक्शन है कुछ ऐसा होता है CO के साथ, और वो हो जाता है I2 प्लस O2, I2 प्लस CO2, ये हो जाता है। इस I2 को हम लोग मेजर करके देख सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। इसलिए हम लोग I2O5 को एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानने के लिए कितना परसेंट एटमॉस्फेयर में है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ये I2 को हम लोग फिर बाद में करते हैं टाइट्रेशन वगैरह, और जितना अमाउंट हमको मिलता है उससे हम लोग एस्टिमेट कर पाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है एटमॉस्फेयर में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड है हेलोजन का जो कि एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में हेल्प करता है। तो I2O5। सर क्या हमको ब्रोमीन ऑक्साइड्स की याद रखना कि I2O4, I2O5, I2O7 होता है? ना, नहीं याद रखना है। और ये याद रखना क्या Br2 होता है, BrO2 होता है, BrO3? नहीं याद रखना है। ये याद रखना है क्या पूरा? नहीं याद रखना है। याद क्या रखना है इसमें? बस याद रखना है ClO2 के बारे में। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे टेंड टू एक्सप्लोड, एंड ClO2 is paramagnetic, ClO2 is used in water treatment and it is also used as a bleaching agent। ब्रोमीन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो लिस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स होते हैं, देयर आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आयोडीन ऑक्साइड्स होते हैं, दे readily decompose on heating, they are all insoluble solids, and I2O5 is used in estimation of carbon monoxide। इतना आपको याद रखना। देखो सब कुछ बोल दिया, ठीक है, जो जो बोला हूं उतना ही याद रखना। सब कुछ बता देता हूं कि क्या क्या याद रखना। यकीन मानो अपने टीचर पे भाई, जो मैं एनसीईआरटी से स्क्रैप कर रहा हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर पे भरोसा रख लो, पुशअप सीरीज देख लो, पीवाईक्यूज बना लो, एकदम फाड़ फोड़ दोगे तुम, देख लेना। ठीक है, वैसे तो I2O5 का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं दिया है और इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या पता पूछ ले, क्योंकि I2O5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो I2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, I-O-I, और यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ पे लोन पेयर होता है, और यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ कि I2O5 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं? तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कितने लोन पेयर्स हैं? आयोडीन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। और कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है यहाँ पे आयोडीन? देखो, एक कोवैलेंट बॉन्ड और 2 कोवैलेंट। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये I2O5 का तुम्हारा क्या है? I2O5 का तुम्हारा स्ट्रक्चर है।
ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्लोरीन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होना है, क्लोरीन के सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ बता दूंगा। क्लोरीन की डिस्कवरी सबसे पहले 1774 में हुई। कौन से साइंटिस्ट ने किया? साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, सीले ने किया। छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। और इन्होंने जो रिएक्शन किया था सीले ने, वो रिएक्शन उन्होंने किया था MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। क्या ये रिएक्शन याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि क्लोरीन की डिस्कवरी यहीं से हुई थी। क्योंकि क्लोरीन से डिस्कवरी यहीं से हुई थी। आपसे यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि क्लोरीन की जब डिस्कवरी हुई थी तो सीले ने किया था, तो कौन सा रिएक्शन उसने यूज किया था? तो MnO2 का रिएक्शन HCl के साथ उन्होंने करवाया था। और क्या क्या बना था? MnCl2, Cl2 एंड H2O। ये आपसे पूछा जाता है कि अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या क्या। ये पहली चीज है। आजकल क्या किया जाता है कि इस HCl को हटा के अगर हम लोग NaCl प्लस H2SO4 भी यूज करें ना भाई, तब भी हमको Cl2 मिल जाता है। लेकिन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एंड Cl2 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, दैट इज द बाई रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद HCl। देखो हमको यहाँ पे Cl2 मिल गया। क्या ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि अगर KMnO4 को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको Cl2 मिलेगा। ये क्या क्या बनता है ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर MnO2 के साथ NaCl एंड H2SO4 का मिक्सचर करवा देंगे तो क्या मिलेगा? Cl2 मिलेगा। ये पूरा रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा रिएक्शन याद रखने की जरूरत है कि क्या क्या बनेगा और Cl2 तो मिलेगा। ये पूरा याद रख लोगे तो ये तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डिकॉन्स प्रोसेस। अब बहुत बार 10,000 बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि डिकॉन्स प्रोसेस से क्या बनाया जाता है और इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो 5 स्टार मार के लिख लेना भाई कि डिकॉन्स प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2। एंड इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? CuCl2। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। और इसमें कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड O2। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या पूछा जाता है? डिकॉन्स प्रोसेस से क्या बनाते हैं? Cl2 बनाते हैं। डिकॉन्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? CuCl2। डिकॉन्स प्रोसेस में कौन से रिएक्टेंट्स यूज करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड एंड O2। और Cl2 बनाने का एक और तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। उसमें होता क्या है? हम लोग ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, दैट इज कॉन्सनट्रेटेड NaCl लेते हैं। इस NaCl में क्या होता है? जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एनोड पर क्या होता है? हमारे पास क्लोरीन जो होता है, यहां से क्या बन जाता है तुम्हारे पास? क्लोरीन जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और यहां बना देता है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये दो Cl मिलके तुम्हारे पास क्या बना देते हैं? Cl2 बना देते हैं। तो हमको मिल जाता है क्लोरीन। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, क्या ब्राइन सोल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के Cl2 बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। जो जो बोल रहा हूँ, जो जो लिख रहा हूँ, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो आप पछताओगे। अरे सर आप जो बोल रहे हो वो तो यादें हो गया सर, काहे हम नोट्स में डाले? नोट्स में डालो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। फिर ये मत बोलना एग्जाम के बाद कि अरे हाँ सर आप बोल के बताए थे, काश की नोट कर लिए होते तो 4 नंबर आ गए होते। कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी स्किप मत करना। चलो बढ़ते हैं आगे। होपफुली आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर नहीं हो रही होगी, मतलब बोरिंग नहीं हो रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम बीच में थोड़ा बहुत जहां बात किया जा सके, ऐसी बातें जो आपके लिए काम ही आए। कोई भी बकवास बात नहीं करता हूँ, हमेशा आपके पढ़ाई के ओरिएंटेड ही बताता हूँ। देखना, हमेशा पढ़ाई के ओरिएंटेड बताता हूँ ताकि आपका इंप्रूवमेंट कैसा हो सके, वही बताता हूँ। इससे थोड़ा बहुत मजा भी आता है पढ़ाने में। ठीक, चलो अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो जो हमारा जो क्लोरीन होता है ना, वो ग्रीनिश येलो गैस होता है, मतलब वो कलरलेस नहीं होता। और उसका कैसा होता है? वो पंजेंट स्मेल होता है उसका। कैसा होता है? पंजेंट। एंड दिस हैव सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब तुम्हारा क्लोरीन गैस है उसको तुम सूंघने की कोशिश करोगे ना भाई तो तुमको सफोकेशन होने लगेगा। एंड इट्स डेंसिटी इज मोर देन एयर, सो इट इज 2 to 5 times heavier than air। तो ये पूछा जाता है which of the following properties of Cl2 is incorrect। तो ऑप्शन में रहता है इट इज लाइटर देन एयर। तो वो गलत होता है, बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर एंड इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आपको नोट्स में डालना है। अच्छा, अब इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्या सर? नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है क्या सर? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
जो क्लोरीन होता है ना उनको उसको बहुत ज्यादा प्यार होता है हाइड्रोजन से। कहीं भी वो किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन देख लिया ना भाई तो उसको फटाक से चेंज कर देता है HCl में। इसमें चेंज कर देता है HCl में। देखो जैसे क्लोरीन, अरे उसको दिख गया हाइड्रोजन तो उसको बदल देगा HCl में। क्लोरीन यहाँ भले H2S हो लेकिन अगर उसको हाइड्रोजन दिख गया तो प्यार मोहब्बत है उसको, ठीक है, किसको, क्लोरीन को, हाइड्रोजन से, तो वो उसको HCl में बदल। फिर यहाँ आपको कंपाउंड दिख गया, कंपाउंड कोई भी हो लेकिन अगर क्लोरीन को अपने अखवा से दिख गया ना हाइड्रोजन तो उसको HCl में जरूर कन्वर्ट कर देगा। तो आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ग्रेट एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या मारोगे, क्लोरीन में टिक मार दोगे और उसको किसमें वो चेंज कर देता है, HCl में चेंज कर देता है। अब ये जो रिएक्शन है भाई ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि अगर क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं अगर हम लोग NH3 के साथ, देखो इसमें क्लोरीन का रिएक्शन NH3 के साथ हो रहा है, इसमें भी क्लोरीन का रिएक्शन NH3 के साथ हो रहा है, लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम लोग NH3 को एक्सेस में लेंगे तो हमको जो गैस के फॉर्म में मिलता है वो N2 मिलता है, लेकिन अगर हम लोग Cl2 को एक्सेस में ले लेंगे तो हमको NCl3 मिलता है गैस का। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद कर लेना कि जब NH3 एक्सेस में लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा और जब Cl2 एक्सेस में लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। ये पूछा जाता है कि NH3 एक्सेस में लेंगे तो क्या मिलेगा और Cl2 एक्सेस में लेंगे तो क्या मिलेगा। Cl2 एक्सेस में लेंगे तो NCl3 प्लस HCl मिलेगा और अगर NH3 एक्सेस में लेंगे तो क्या मिलेगा तुमको, NH4Cl प्लस N2 मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब फिर से मैं जो रिएक्शन बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से ये पूरा रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, मैंने बताया लास्ट रिएक्शन में, यहाँ भी मैं बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं Cl2 लूं और मैं Cl2 और लूं और दोनों केस में NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊं तो NaOH तुम कैसा ले रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम कैसा ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट। अगर तुम कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लो लिए तो तुम्हारे पास बनेगा NaCl प्लस NaOHCl प्लस H2O। पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत है आपको। एंड अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लिए तो आपको मिलेगा NaCl प्लस NaCO3 प्लस H2O। तो आप दोनों रिएक्शन में देख सकते हो कि यहाँ भी NaCl है, यहाँ भी NaCl है, यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है। फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क आ रहा है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लिए तो NaOCl मिलेगा, अगर तुम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लिए तो NaClO3 मिलेगा। कभी कभार क्या बोल देता है, इसको आपको लिख देता है Na प्लस एंड OCl माइनस, और इसमें क्या देता है Na प्लस एंड ClO3 माइनस। तो ऑप्शन में बस इतना दिया रहता है कि जब हम लोग NaOH को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, OCl माइनस मिलेगा, ClO3 माइनस मिलेगा, कि Cl2 मिलेगा, कि कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें से नन मिलेगा। तो बच्चा घबरा जाता है, अरे बाप रे बाप, लॉ सर तो याद करवाए थे कि NaCl NaCl ये सब मिलता है, ये तो कहीं बताइए नहीं किए थे सर। आप बोलोगे सर कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ NaOCl मिलता है, मतलब कि इसमें OCl माइनस है ना भाई, तो ये तुमको मिल रहा है ना, तो इसको फटाक से टिक मार देना, घबरा मत जाना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर मैं स्लेक्ट लाइम के साथ Cl2 का रिएक्शन करवाता हूं तो हमको मिलता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है हमको, ब्लीचिंग पाउडर। ये है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्या बनता है, CaCl2 एंड H2O बनता है। तो स्लेक्ट लाइम के साथ Cl2 का भी रिएक्शन आपको याद रखना है। हालांकि ये रिएक्शन मैं शायद तुमको पढ़ा चुका हूँ क्लास 11 की केमिस्ट्री में, 11 की ब्लॉक केमिस्ट्री में। ठीक है, और हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन होता है वो ये होता है, और इसको नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से। ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन आपसे पूछा जाता है, वो डायरेक्ट पूछा जाएगा द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, और आपको ये दिया रहेगा भाई, तो ये पूरा नोट में डाल लो, CaOCl होल 2 डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल 2 डॉट 2H2O। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इतना हम लोग देख लिए। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, अच्छा हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, जो एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। हाँ, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन वाटर के बारे में, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। देखो, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं लिखना है नोट्स। ठीक है, अच्छा क्लोरीन वाटर क्या होता है, क्लोरीन वाटर होता है सर Cl2 प्लस H2O, ये होता है।
अगर बहुत देरी तक खड़े रहोगे ना भाई तो तुम्हारा जो क्लोरीन होता है येलोइश कलर का, इसकी कलर चली जाती है, क्योंकि फिर क्या होता है तुम्हारा ये टूट जाता है HCl प्लस HOCl के फॉर्म में, और HOCl जो होता है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। इसके वजह से क्या होता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस के वजह से ये कलरलेस हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो क्लोरीन वाटर होता है, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद बहुत देर तक रखने के बाद इसका येलोइश कलर क्यों चला जाता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। इसमें जो HOCl होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से ही वो अनकलर्ड हो जाता है, मतलब कि येलोइश कलर उसका गायब हो जाता है। और इस नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से ही जहां भी नेसेंट ऑक्सीजन आ गया वहां पे क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया, एक ब्लीचिंग एजेंट भी हो गया। इसलिए ये नोट कर लेना कि जो क्लोरीन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और एक ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, क्यों होता है? HOCl बनता है और वो फटाक से नेसेंट ऑक्सीजन बहुत अनस्टेबल होने की वजह से रिलीज कर देता है। एक एक पॉइंट निचोड़ के बता दे रहा हूं भाई, जहां से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी सब बताता हूं। क्यों? आपके लिए बताता हूं। चाहता तो बस पढ़ा के निकल जाता, ये भी सब बता देता तो भाई पगला जाते, इतना नोट्स बना दीजिए इनऑर्गेनिक का, और समझ ही नहीं आता का पढ़े का नहीं पढ़े, लास्ट में बोलते रहे भाग भाई इनऑर्गेनिक तो एकदम गंदा है, नहीं पढ़ेंगे, अभी इनऑर्गेनिक छोड़ देते। तो मैंने पूरी कोशिश की है कहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाया जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन में आप घबराओ मत। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में घबराओ मत और आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। चलो 1% इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है कि कभी कभार आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन आ जाए। चलो अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे ही डाला था। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। अभी मैंने आपको बताया ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। SO2 का जो होता है, SO2 भी तुम्हारा ब्लीचिंग एजेंट होता है, मैंने शायद ये बताया नहीं बताया मुझे नहीं याद है। SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, लेकिन वो रिडक्शन के वजह से होता है, ये नोट कर लेना। लेकिन जो तुम्हारा जो क्लोरीन होता है ना, दैट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, बट इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है तुम्हारा, और यहाँ O का कितना है? 0 है तुम्हारा, क्योंकि अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। बहुत बार पूछा गया है कि बताओ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 इज ड्यू टू, तो ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू रिडक्शन। और हमको पता है कि अगर हमको ब्लीचिंग एजेंट दिखाना तो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए, तो Cl2 प्लस H2O होता क्या है? जब मिलता है तो लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद अभी मैंने बताया यहाँ क्या बन जाता है, देखो HCl एंड HOCl बन जाता है, और यहाँ HOCl से क्या मिलता है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आया है? नेसेंट ऑक्सीजन आया है ये तुम्हारा HOCl से। इससे आया है HOCl से। ठीक है, और जब ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर सब्सटेंस से मिलता है तो नेसेंट ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से कलर को निकाल देता है भाई, इस तरीके से वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बोलो झमाझम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। चलो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपको बस 5th पॉइंट याद रखना है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फॉस्जीन गैस। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? इट इज यूज्ड इन मेकिंग टीयर गैस एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग मस्टार्ड गैस। यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि बताओ भाई टीयर गैस का फॉर्मूला क्या था। अब लोग बोल दोगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का स्लाइड है। टीयर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CCl3NO2। देखो इसमें क्लोरीन है ना, सो इट हेल्प्स इन मेकिंग टीयर गैस। फॉस्जीन गैस का क्या फॉर्मूला होता है? COCl2। एंड मस्टर्ड गैस का क्या फॉर्मूला होता है? Cl CH2 CH2S CH2 CH2Cl। बहुत इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि टीयर गैस का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन में रहेगा CCl3NO2, तो आपको टिक मारना पड़ेगा। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला कौन सा है? तो आपको टिक मारना पड़ेगा। फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला कौन सा है? तो आपको टिक मारना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, दैट इज HCl के बारे में। चलो हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात ये नोट कर लो कि ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार अगर क्लोरीन
किसी भी कलरफुल सब्सटेंस से कलर हटा दिया तो वो परमानेंटली हो जाता है। क्या हो जाता है? वो परमानेंटली हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड हैव ए प्रॉपर्टी टू ब्लीच वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब कि अगर तुम किसी भी वेजिटेबल को रख दोगे हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में और वहां पे मॉइस्चर है, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो क्या कर देता है? उसको ब्लीच कर देता है। मतलब कि अगर वेजिटेबल कलरफुल है तो उसमें क्या कर देता है? उसके कलर को हटा देता है। अगर HCl की डिस्कवरी की बात करें तो HCl की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी हमारी यहां से। कहां से हुई थी? NaCl रिएक्शन विथ H2SO4 के साथ। और किसने रिएक्शन ये दिखाया था बताओ? ग्लोबर ने दिखाया था। ग्लोबर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले प्रिपेयर किया था। सबसे पहले प्रिपेयर किया था क्या? HCl प्रिपेयर किया था। और कौन सी रिएक्शन से किया था? इंपॉर्टेंट है, NaCl एंड H2SO4, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड H2SO4। ठीक है, जो हमको यहाँ से HCl मिला था, फिर ये हमको थोड़ा सा मॉइस्चर के साथ मिला था, मतलब लिक्विड फॉर्म में मिला था। तो अगर इसको तुमको ड्राई करना था तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं इस HCl को पास करवा दूं तो ड्राई हो जाएगा, मतलब मॉइस्चर इसमें अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो निकल जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले बार ग्लोबर जो साइंटिस्ट है वो 1648 में अगर बनाए थे तो कौन से रिएक्शन से बनाए थे? फॉर द एक्शन ऑफ NaCl विथ कॉन्सेंट्रेशन विथ H2SO4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सबसे पहले हम लोग HCl का फॉर्मेशन किए। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और यहाँ आते हैं इस लेक्चर में। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो HCl जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? कलरलेस। अभी तो मैंने बताया Cl2 प्लस H2 लंबे दिन तक रख दोगे तो HCl प्लस HOCl बनता है। अब HCl भी तुम्हारा क्या हुआ? कलरलेस हुआ, और HOCl भी कलरलेस हुआ, तो फाइनली वो कलरलेस ही होता है। और इसका स्मेल कैसा होता है? पंजेंट स्मेल होता है। जैसे Cl2 का तुम्हारा स्मेल पंजेंट होता है, वैसे ही तुम्हारा HCl का भी पंजेंट होता है। एंड इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। और इसको लिक्विफाई करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अब इसको लिक्विड फॉर्म में, मतलब गैस से लिक्विड फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो? बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हो। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली सोलुबल इन वाटर। ठीक है, बहुत ज्यादा सोलुबल होता है वाटर में। एसिड है HCl, आपको पता है, तो एसिड है तो बहुत भयंकर तरीके से H2O में क्या होगा? डिसॉल्व होगा ही। ठीक है, चलो अगर मैं एक HCl के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करूं तो HCl जो है वो एक्वा रिजिया बनाने के यूज में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एक्वा रेजिया कैसे बनाते हैं? 3 पार्ट्स ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3 लेके, मतलब कि HCl टू HNO3 का जो तुम्हारा रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:1 होगा। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि बताओ एक्वा रेजिया का कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो HCl इस टू HNO3 3:1 होता है। अगर आपको निट्रिक एसिड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछ दे तो क्या होगा? 1:3 होगा। तो क्या पूछा गया है इस पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, और एक्वा रिजिया का क्या यूज होता है? व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 आर मिक्स्ड, एक्वा रिजिया इज फॉर्म्ड। मैंने बताया, ठीक है, मैंने तुमको बताया। और जैसे ही एक्वा रिजिया बन जाता है तो एक्वा रिजिया क्या किया जाता है? एक्वा रिजिया का यूज जो होता है वो गोल्ड स्मूथ को होता है। वो क्या करता है? वो गोल्ड और प्लैटिनम को, इन सारे मेटल्स को एक्वा रिजिया क्या करता है? लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, उसको पूरा मेल्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं? किसी भी शेप में गोल्ड को शेप दे सकते हैं। तो एक्वा रिजिया हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द नोबल मेटल्स। इंपॉर्टेंट है क्या? सॉरी, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं, नहीं याद रखना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। NH3, अगर तुम्हारा जो HCl है वो NH3 के साथ रिएक्ट कर गया तो NH4Cl बनाता है और ये व्हाइट फ्यूम्स देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अमोनिया रिएक्ट कर गया HCl के साथ तो हमको व्हाइट फ्यूम्स मिले, वो व्हाइट फ्यूम्स कौन से कंपाउंड के होते हैं? तो वो NH4Cl के होते हैं। किसके होते हैं? NH4Cl के होते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं इसके ऑक्सो एसिड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऑक्सो एसिड्स, और बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका नाम है HOF। और HOF का एक बहुत स्पेशल नेम है फ्लोरिक एसिड या फिर हाइपोफ्लोरस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, पता है एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मुझे याद आ गया कि फ्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। और ये बचवा घबरा गया भाई, क्योंकि एनसीईआरटी का वो लाइनें नहीं पढ़ा था। ये फ्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HOF। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफ्लोरस एसिड भी बोलते हैं।
तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि HOF का जो नाम होता है फ्लोरिक एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड भी होता है। ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ। इसके आपको स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, तुम्हारा HOCl का है। ये किसका है, देखो HClO2 का है। ये देखो किसका है तुम्हारे पास, HClO3 का है, HClO3 का है। ये देखो किसका है, HClO4 का है। इसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से तुम लोग याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे स्ट्रक्चर आपको मुंह पे याद होने चाहिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सुनो, ClO4- में आपको बताना है कि कितने Cl बॉन्ड्स हैं, ये आपको बताना है। तो अगर आप इसमें से H निकाल दोगे भाई, जैसे इसमें से H निकाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, ClO4-। मतलब इस स्ट्रक्चर में से बस आपको ये हटा देना है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे मिल जाएगा, O-, यहाँ से तुम H हटा दिए हो, यहाँ से H हटा दिए हो तो यहाँ पे माइनस लगा दिया हो, ठीक है। Cl डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बस कितने बॉन्ड्स है तुम्हारे पास, 3 Cl डबल बॉन्ड O है तुम्हारा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ClO4- का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऐसा दिया रहेगा तुम्हारे पास और आपको टिक मारना पड़ेगा। आपसे दिया रहेगा बताओ क्लोरस एसिड में कितने Cl डबल बॉन्ड O हैं, तो तुम क्या कितना बोलोगे, एक बोलोगे। कितना बोलोगे, एक बोलोगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ कि HClO4 का स्पेशल नेम क्या है, तो परक्लोरिक एसिड है। HClO3 का स्पेशल नेम क्या है, क्लोरिक एसिड है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि HOCl का क्या स्पेशल नाम है, हाइपोक्लोरस एसिड। और HClO2 का क्लोरस एसिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पूछ सकता है सब कुछ बता रहा हूं। और दो ऑर्डर्स इसके बहुत फेमस हैं। एक है तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और एक है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इस ऑर्डर को मुंह पे रख लेना भाई, लगभग 10,000 बार अलग अलग एग्जामिनेशन में आ चुका है। तुमको बताना है HClO4, HClO3, HClO2 एंड HOCl, दैट इज HClO। इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। सबसे ज्यादा एसिडिक तुम्हारा HClO4 होता है। इसके रीजन के बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बस छोटी सी बातें करूंगा यहाँ पे कि होता क्या है कि जो जल्दी H+ रिलीज करेगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे सब में तो क्लोरीन है, यहाँ पे देखो सब में क्लोरीन है यहाँ पे, तो सभी H+ तो अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। लेकिन H+ रिलीज करने के बाद इसके पास कौन सा आयन बचता है, ClO4-। इसके पास क्या बचेगा, H+ हटाने के बाद ClO3-, और इसमें ClO2-, और यहाँ ClO-। तो ये कंपाउंड अगर पहले बना हुआ है तो तभी ना वो H+ अपना देगा, जब वो खुद निकलने के बाद, खुद टूटने के बाद इसका जो अनायन बच रहा है वो खुद स्टेबल रहे। अगर उसको पहले से पता होगा HClO4 के पास कि अगर मैं अपना H यहाँ से हटा दूंगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ ClO4- और उससे मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो क्यों अपना H+ देगा, नहीं देगा भाई। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके घर में 10 किलो अनाज है, अगर उसमें आपको 10 किलो की जरूरत है और आप 5 किलो किसी को दे दोगे तो आपका घर नहीं चलेगा, तो आप क्यों दोगे 5 किलो उसमें से, नहीं दोगे। इसी तरीके से ये कंपाउंड जो है वो अपना H+ कब दे सकते हैं, जब इनके पास जो बच जाएगा वो स्टेबल होना चाहिए। तो फिर इनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर जाती है, इनके अनायंस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर जाती है कि कौन H+ जल्दी दे सकता है। तो इसमें ये देखा गया ना भाई, इसमें ये देखा गया कि जो ClO4- होता है ये अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, p-pi-d-pi बॉन्डिंग की वजह से। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितना मैं बोला हूं बस उसको नोट कर लेना। तो अनायंस की स्टेबिलिटी इनकी हो जाती है ClO4- ग्रेटर देन ClO3- ग्रेटर देन ClO2- एंड ग्रेटर देन ClO-। तो टूटने के बाद तुम्हारा जो है HClO4, ठीक है, HClO4 तुम्हारा क्या बना देगा, H+ + ClO4-। तो अगर इसका अनायन बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया टूटने के बाद इन सभी में से, तो जाहिर सी बात है ये सबसे आसान तरीके से H+ दे सकता है। इसका मतलब क्या कि जो तुम्हारा एसिडिक का स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये होगा, और जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ना भाई, उसके जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। इसके लिए याद कर लेना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे याद रखना है मैंने बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होता है।
तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो HOCl HClO2 और यहाँ पे लिख लो HClO3 और यहाँ पे होगा तुम्हारा HClO4। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुम्हारा ये होगा। ये दोनों ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। बाप रे बाप सर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये क्या होता है सर? देखो बिल्कुल बताऊंगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब सिंपली ये होता है कि जो हैलोजन्स होते हैं उसी में से किसी दो हैलोजन को उठाओ और भिड़ा दो, मतलब रिएक्शन करवा दो। जैसे तुम्हारा ICl, जैसे तुम्हारा BrF5, Br भी तुम्हारा हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, तुम कंपाउंड बना दिए तो इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गया। I तुम्हारा हैलोजन है, क्लोरीन तुम्हारा हैलोजन है, इन दोनों को भिड़ा दिए तो तुम्हारा इंटर हैलोजन कंपाउंड हुआ। बस इतना ही समझाना था, ये तो बस ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, यहां से आपसे इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है उनके रिएक्शंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि इनके रिएक्शन जो है ना वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से रेशियो में या फिर कौन से क्वांटिटी में क्या चीज ले रहे हो। जैसे ये सारा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा आपको याद रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं Cl2 का रिएक्शन F2 के साथ देखूं, Cl2 का रिएक्शन I2 के साथ देखूं एंड Br2 का रिएक्शन F2 के साथ देखो, ये पूरे रिएक्शन याद रखने हैं आपको। देखो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर मैं Cl2 का रिएक्शन F2 के साथ कराऊं और दोनों का इक्वल वॉल्यूम लूं तो हमको मिलता है ClF5। अगर मैं Cl2 का ही रिएक्शन F2 के साथ करवाऊं लेकिन मैं F2 को एक्सेस में ले लूं तो हमको मिलता है ClF3। बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं Cl2 का रिएक्शन F2 के साथ करवा रहा हूं, F2 को एक्सेस में ले रहा हूं, तो जो बनेगा उसका शेप का होगा। तो भाई जो बनेगा पहले वो पता होना चाहिए ना, फिर शेप तो तुम कैसे निकाल लोगे? केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो, तुम आराम से शेप निकाल लोगे हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, अगर मैं Cl2 का I2 का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाऊंगा, दोनों का इक्वल मोल्स ले लूं तो हमको क्या मिलेगा? ICl मिलेगा। लेकिन अगर मैं I2 का रिएक्शन Cl2 के साथ कराऊं और Cl2 को एक्सेस में ले लूं तो हमको क्या मिलेगा? ICl। उसी तरीके से अगर मैं Br2 का रिएक्शन F2 के साथ करवाऊं और इस पूरे रिएक्टेंट्स को वाटर के साथ डाइल्यूट कर लूं तो हमको क्या मिलेगा? BrF3 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं Br2 का रिएक्शन F2 के साथ कराऊं और फ्लोरीन को एक्सेस में ले लूं तो हमको क्या मिलेगा? BrF5 मिलेगा। तो ये पूरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है कि अगर हम F2 को एक्सेस में लेंगे Cl2 के साथ तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग Br2 F2 को डाइल्यूट करके रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो वो क्या मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा Br2 प्लस F2 और ये तुम्हारा एक्सेस में है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सेस में है और तुम्हारा बन रहा है X, तो बताओ X का तुम्हारा शेप क्या होगा? तो सबसे पहले तुमको ये ना पता होना चाहिए भाई कि X बन क्या रहा है, तो X है तुम्हारा BrF5। ठीक है, तब ना इसका शेप निकालोगे। BrF5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल होता है, अभी मैं आगे निकाल के आपको बताऊंगा, तब ना शेप बताओगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा, देखो BrF3 आपको बोल देगा Br2 प्लस 3F2। ठीक है, अब यहाँ क्या किया गया है? डाइल्यूटेड विथ वाटर, इन दोनों को वाटर के साथ डाइल्यूट कर दिया गया है, तब जाकर रिएक्शन करवाया जा रहा है और बन रहा है तुम्हारा X। तो बताओ X का शेप क्या होगा? तो अब X क्या बनेगा? X BrF5 नहीं बनेगा, अब X क्या बनेगा तुम्हारे पास? BrF3 बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बताना है तो पहले ये याद होना चाहिए ना भाई, तब ना स्ट्रक्चर बताओगे, तब ना शेप बताओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है सब कुछ बता रहा हूँ, एकदम झमाझम बोल दो भाई, बस थोड़ा सा व्यूज बढ़ा दो, मजा आ जाए सर को भी। ठीक है, अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है, देखो ये टेबल से कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या याद रखने की जरूरत मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं तो हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कहां से क्या क्या बनेगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो पहले, फिर इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसके बाद हाँ इसको हाईलाइट कर लो। चलो, इस टेबल से पहले तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं और शेप के बारे में तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ कि शेप कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो हमारे पास एक खाली स्लाइड है क्या? पहले देख लेता हूँ, खाली स्लाइड हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या याद रखना है वो वाली चीज मैं बता दूंगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड है जिसको डिटेक्ट किया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो वो है IF। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है।
ऐसा कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो कि अल्फा फॉर्म में रूबी रेड सॉलिड होता है, ठीक है, तो वो होगा ICl। और अपने बीटा फॉर्म में ब्राउन रेड सॉलिड होता है, तो होता है ICl। इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको बता चुका हूं। ऐसा कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो कि दो कलर में पाया जाता है और दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा बीटा फॉर्म में, तो वो ICl है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो कि डाइमराइज करता है, दैट इज ICl3। ये क्या करता है, डाइमराइज करता है। क्या करता है, डाइमराइज करता है। डाइमराइज क्या करता है मैं बता चुका हूं, ये मैं नहीं बताऊंगा दोबारा, ठीक है। चलो, ऐसा कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो कि जनरली तो तुम्हारा गैस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर तुम 77 केल्विन से नीचे टेम्परेचर रख दोगे तो वो सोलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन सा है, IF5। इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकता था याद करने वाले में मैंने आपको बता दिया, यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना आपको याद करने की जरूरत है। अब कलर किसका किसका याद रखना है, अब ये देखो कलर आपको याद रखना है, देखो कलर आपको याद रखना है ClF3 का, ClF3 का आपको कलर याद रखना है। अरे भाई चलो पेन नहीं गए, ClF3 का, ClF3 का तुमको याद रखना है कलर की वो कलरलेस होता है। BrF3 का तुमको याद रखना है कि वो येलो ग्रीन लिक्विड होता है। तुमको IF5 का याद रखना है कि वो कलरलेस होता है, ये तो मैंने याद ही करवा दिया। BrF5 का रखना है और IF7 का याद रखना है। आप इसमें से देख सकते हो कि भाई तुम जिसका जिसका हमको कलर याद रखना है उसमें से ClF3, ठीक है, और तुम्हारा BrF5 और IF7 तीनों तो कलरलेस है, बस BrF3 जो है वो क्या है, येलो ग्रीन लिक्विड होता है, ठीक है। चलो, जो जो याद रखना है, जो जो जैसे पूछेगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो ये तो थी याद रखने वाली चीजें, अब शेप की बात करता हूँ। देखो इसमें सबका जो शेप है ना वो बेंट टी शेप्ड है। मैं किसी एक का एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं यहाँ ClF3 का लेता हूँ। ClF3 का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ClF3 का बेंट टी शेप्ड होता है, ठीक है। चलो देखो कैसे इसको बनाते हैं ClF3। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर देखो, ठीक है। तो क्लोरीन का 7 प्लस 7 इंटू 3 मतलब 21/8 करेंगे तो 28/8 आ जाएगा। 8 3 24, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाता है, देखो 3 बॉन्ड पेयर Cl F F और F, और ये हो जाता है तुम्हारा ऐसा। इसको हम लोग बेंट टी शेप्ड भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीसॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सीसॉ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेंट टी शेप्ड का हुआ, ठीक है, बेंट टी शेप्ड का हुआ। चलो ठीक है, अब देखते हैं ये इसी तरीके से चारों है बेंट टी शेप, आप कर देना। अब देखते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप इसका कैसा होता है। BrF5 का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। BrF5 का अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर निकालोगे तो ये कितना आएगा, 7 प्लस 7 5 35 और बाई 8 मतलब तुम्हारा 42/8, मतलब तुम्हारा हुआ कितना, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गया तो हमेशा स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। नहीं भी जानते हो तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। और स्क्वायर पिरामिडल शेप ऐसा बनता है, देखो BrF F F F 5 बॉन्ड पेयर है ना यहाँ पे, हाँ 5 बॉन्ड, और यहाँ पे तुम्हारा एक लोन पेयर, ठीक है, ये तुम्हारा लोन पेयर हो गया। देखो ये तुम्हारे पास Br है, ये F है, ये F है, ये F है और ये F है, और ये फ्लोरीन है और यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये जो पिरामिड बन रहा है ऊपर में उसको क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल शेप का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किसका, IF7 का। IF7 का बहुत बार पूछा जा चुका है और BrF5 का भी बहुत बार पूछा जा चुका है। IF7 का तो डायरेक्ट आता है, द शेप ऑफ IF7 इज, तो ये तो मुंह पे याद होना चाहिए। इसका शेप होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चलो इसका निकाल के देखते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल IF7 का देखते हैं निकाल के हम, ठीक है। कैसा होता है IF7 का हम लोग का, पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखते हैं, चलो देखते हैं IF7 का, ठीक। IF7 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालेंगे। 7 प्लस 7 इंटू 7 49/8, ये तुम्हारा हो गया कितना, 56/8। तो 56/8 मतलब तुम्हारा हुआ कितना, 7 बॉन्ड पेयर्स, 8 7 जा 56। तो कैसे बनेगा तुम्हारा IF7, I हो गया तुम्हारे पास
ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है भाई, यहाँ पे पहले मैं बना लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, 1 2, हाँ, ये होता है यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। ये पांचों फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, वो सेम प्लेन में, और ये जो फ्लोरीन है ना भाई, ये ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे 2 पिरामिड बन रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिड, इसका शेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, ये सभी क्या होते हैं, कोवैलेंट नेचर, क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, ठीक है, और सभी डाईमैग्नेटिक होते हैं, क्या होते हैं, सभी डाईमैग्नेटिक होते हैं, और जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके हेलोजन कंपाउंड से, फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट फ्लोरीन, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, कि ICl जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा I2 से, क्यों, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है क्योंकि दो अलग अलग हेलोजन से मिलकर बना, लेकिन अगर सिर्फ मैं हेलोजन हेलोजन कंपाउंड की बात करूं, मतलब मॉलिक्यूल की बात करूं, तो I2 है यहाँ पर, इससे ज्यादा ये रिएक्टिव कैसे है भाई, तो कोई भी ज्यादा रिएक्टिव तब होता है ना भाई जब इसका जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना ज्यादा ही आसान हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों सेम एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग जो हुई है ना वो इक्वली हुई है बॉन्ड पेयर्स की, मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इसमें पोलैरिटी आ जाती है, जिसपे ज्यादा तुम्हारे पास जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया, लेकिन यहाँ पे टोटल कोवैलेंट कैरेक्टर है, तो इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए ज्यादा जो बॉन्ड ज्यादा आसानी तरीके से टूट पाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना भाई, दे आर मोर रिएक्टिव देन देयर हेलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन। एक्सेप्ट फ्लोरीन की बात मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूं कि भाई अगर मैं यहाँ पे IF की बात करूं तो ये तुम्हारा जो होगा वो ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ये एक्सेप्शन है तुम्हारा, क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये दोनों भले ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इनके साइज छोटे होने की वजह से इनके जो लोन पेयर्स के बीच में जो रिपल्सन होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, और उन दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है, और ऑलरेडी वो दोनों अलग अलग होना चाहते हैं, अलग अलग होना चाहते हैं मतलब ये अपना बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, और अगर बॉन्ड आसानी तरीके से टूट सकता है मतलब कि वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई, ठीक है, समझ में आया, तो इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, अब चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो यूजेस में सिर्फ एक यूज आपको याद रखना है इसका, कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही भयंकर फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स मतलब क्या होता है, जो कि F2 का सप्लाई करे किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, और तो और ClF3 एंड BrF3 ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं जिनको यूज किया जाता है प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में, UF6 के प्रोडक्शन में, और UF6 क्या करता है, हेल्प करता है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235 में कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का यूज करते हैं, तो वो है ClF3 एंड BrF3, इंपॉर्टेंट है, एक एग्जामिनेशन में अभी तक ये पूछा जा चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ClF3 एंड BrF3, समझ में आया, तो जितना भी इंपॉर्टेंट था ग्रुप 17 एलिमेंट से निट पॉइंट ऑफ व्यू से, यकीन मानो मैं जो बोला हूं, जो लिखा हूं, जो अंडरलाइन किया हूं, जो समझाया हूं, उससे बेसिस पे नोट्स बना लोगे तो निट में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इसके बाद जो पुशअप सीरीज आएगी उसको जरूर देखना, क्योंकि पुशअप सीरीज में कुछ कुछ नई चीजें बताता हूं और क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं मैं वो भी बताता हूं, ठीक है, पुशअप सीरीज नहीं देखे, सिर्फ एलिमेंट्स देखे मतलब लेक्चर देख लिए तो वो आधा अधूरा रह जाएगा आपके लिए, ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स देख लिए, पुशअप सीरीज लगाना, उसके बाद ग्रुप 18 एलिमेंट्स करेंगे, फिर उसका पुशअप सीरीज करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, PYQs बना लेंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता हो, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है नीट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार मोहब्बत और प्रेम से दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग फिर पुशअप सीरीज में, टाटा बाय बाय।